Before I start this question, I will clear one point which we did last time, okay? But maybe a little more clarification is required. ठीक हो गया? I'll just demonstrate that one point in this class for maybe 3-4 minutes, and then we'll do this numerical. Just we have to do one problem today. Okay. That point is this one. You remember last time we did a similar question. अभी फिलहाल इसकी आप wording को छोड़ दीजिए. I'm not doing this numerical at the moment. I'm demonstrating a different point. Last time Abdullah Liaquat ने शायद question किया था कुछ, and I started answering it, and then I said one thing. I said that this is a very special kind of question. This is a very special kind of question, and so anything I say about this question may not be true of other questions. So I told you how to decide that a certain phi, some value, वो तो ठीक हो गई रेडियंस में, उसके साथ माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, इनमें से कोई चीज़ होगी ना. तो अगर प्लस है तो उसका क्या मतलब है, यानी अगर ये ऐसे है तो प्लस का मतलब क्या इस तरफ चला गया, या प्लस का मतलब ये ब्लू में इस तरफ. दो ही अपॉर्चुनिटीज है. अगर मैं इसको फिक्स कर दूं ए को और डी को मैं देखूं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इंटरमीडिएट टॉक्स जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं, तो यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम कि एंड रिजल्ट मेरे पास या प्लस होगा या माइनस होगा. तो हाउ शुड आई डिसाइड वेदर दिस इज द केस और दिस इज द केस. तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि डोंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, जस्ट लुक एट द साइन. साइन अगर प्लस है तो आप इस पॉइंट पर, प्लस का मतलब क्या है, अंगूठा बाहर की तरफ रखें डी के, और जो कर्ल करेंगे कर्ल, देन यू विल नो कि दिस इस तरफ को अंगूठा करें आप तो कर्ल ऑटोमेटिकली ये वाला आता है. ठीक है ना, उंगलियों का, विच मीन्स दैट दिस इज करेक्ट. अच्छा, अगर नेगेटिव आ जाए इस तरह रखेंगे, अब कर्ल आप करेंगे तो कर्ल ऐसे आएगा. इट मीन्स एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इन दैट डायरेक्शन. ठीक है ना. ये मैंने उस वक्त क्यों कहा था, इसको अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है. इसको अप्रिशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द क्वेश्चन दैट वी डिड लास्ट टाइम वाज अ पिक्यूलियर क्वेश्चन. वो क्यों अभी समझा देता हूँ. ये पॉइंट जरूरी है, इस पर हम थोड़ा टाइम लगा भी लें, कोई बात नहीं. उसमें हुआ ये था, उसकी खास बात ये थी कि सारे, मुझे याद नहीं वैल्यूज, बट सारे जो टॉक्स थे ना वो नेगेटिव डायरेक्शन, सारे टॉक्स नेगेटिव थे उसके. वो एक खास तरह का क्वेश्चन था जिसके टॉक सारे नेगेटिव थे. ठीक हो गया, याद करें आप लास्ट क्वेश्चन. ठीक, अच्छा, इसलिए मैंने कहा स्पेशल, ऐसा केस होगा नहीं. इवन टुडेज क्वेश्चन विल बी डिफरेंट. अच्छा, अगर सारे टॉक्स नेगेटिव थे और ये टॉक भी नेगेटिव, ये टॉक भी नेगेटिव, ये टॉक भी नेगेटिव, और एडिशनली जो लेंथ थी वो भी सारी बराबर, इस केस में वो तो इस केस में भी बराबर हैं, उस केस में भी सारी लेंथ बराबर थी. सो व्हाट हैपेंड वाज, जब आप फाई की बात करते हैं तो वो TL/JG है. ठीक है ना. अब अगर रेडियस कांस्टेंट है तो जे भी कांस्टेंट है, जी सेम मटेरियल है वो भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी अगर कांस्टेंट है, जो कि देख ही लिया आपने तीनों लेंथ, उस केस में भी ऐसी थी. तो ये सारा कुछ बाहर निकल के टी के अलावा, अब टी इसके अंदर 1 + T2 याद करें ना, इस तरह का सवाल था. अच्छा, अब ये सारे टॉक अगर नेगेटिव हो जाएं या सारे पॉजिटिव हो जाएं, स्पेशल केस है ना, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन ये है कि ये अगर नेगेटिव है लेट्स से, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारे अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर है डी पे जब आप बात करेंगे तो इसी तरफ जाना ना. ये इधर से देखें तो इस तरफ आना है, यानी आई एम सॉरी डी, ये टॉक 1, टॉक 2, टॉक 3, ये सारा इसको फिक्स कर दिया ना, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं, और बैलेंस तो रखना है कायम. जाहिर है इन तीनों टॉक के बराबर ये टॉक आएगा, जाहिर है, तो ये इस डायरेक्शन में ही आएगा, जाहिर है. ठीक है ना. तो दिस वाज वेरी इजी टू नो. ऑल टॉक्स आर इन वन डायरेक्शन, द वन टॉक एट द एंड इट हैज टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो पता चल गया कि ये अगर शुरू में ऐसे था तो इसको, बट माय पॉइंट इज ये चीजें स्पेशल केस के लिए हैं. ठीक है. अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको जो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम को अगर ये सुन रहा था तो वो परेशान ना होता रहे कि मैंने क्या बात की. अब मैं आपको शॉर्ट हैंड आंसर बताने लगा हूँ जो हर सवाल में वर्क करेगा. डोंट वरी अबाउट वेदर अ सर्टेन क्वेश्चन इज अ स्पेशल केस और अ जनरल केस, और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. अब ये सवाल आज हम करेंगे तो इसमें तो जाहिर है एक 600 ये तो बराबर है, बट
this is in one direction, this is in another direction, this you don't know what is happening in between, especially अगर ये लेंथ भी फर्क हो जाए, ठीक है ना, अगर लेंथ भी फर्क हो जाए तो और डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि टी एल ओवर जे जी इज द फाई इन वन पोर्शन. तो ये लेंथ भी रोल प्ले करती है. हो सकता है एक जगह टॉक कम हो, इंटरनल टॉक, बट लेंथ ज्यादा हो तो उसका फाई पे तो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इस वजह से खाली टॉक से भी पता नहीं चलता. जब लेंथ डिफरेंट हो जाए तो कितना हर सेक्शन में फाई आ रहा है, मतलब एक तो ये तरीका हो सकता है ना भाई, टॉर्क इसमें ज्यादा है तो इसका फाई ज्यादा होगा, इसका टॉर्क कम है तो कम होगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट पे ज्यादा है, राइट पे ज्यादा है, ये आप फैसला कर सकते हो फिजिकली, बट ब्रिंग लेंथ इनटू इट इस क्वेश्चन में नहीं. इस क्वेश्चन में तो लेंथ बराबर है, बट इन सम केसेस लेंथ विल बी डिफरेंट. सो हो सकता है कम टॉर्क भी ज्यादा फाई दे रहा हो. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इस वजह से ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास मौजूद हैं. डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. डोंट गो फॉर फिजिकल कि यार ये ऐसे हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा तो इस केस में क्या होगा. डोंट गो फॉर दैट. सिंपल माय आंसर रिमेन्स जो मैंने लास्ट टाइम कहा था. इन सम केसेस यू कैन figure out very easily what is happening. In many cases you won't be able to do that. So आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जनरल अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि जब आप फाई कैलकुलेट करेंगे तो टी एल ओवर जे जी करेंगे. अच्छा, जब जाहिर है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस जितने भी हैं, अब ये प्लस आएगा या किसी जगह माइनस आएगा, ये तो डिपेंड करेगा टी पे, प्लस है या माइनस है. आज हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. टी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव लेंगे. अच्छा, अब अगर सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो जाहिर है वो फिर ऐड होते होते वो तो सारे एक डायरेक्शन के अगर हो जाते हैं वो और सिचुएशन होगी. बीच में कुछ और साइन है, कुछ और साइन आएंगे तो होगा ये अल्टीमेटली कि देन यू विल फाइंड आउट इन द एंड क्या हो रहा है. यानी देखिए ना, यहाँ पे ये टी तो बराबर हो जाते हैं. अगर ये दो माइनस है तो दो प्लस होके बराबर का टी आपको पता है टी का बैलेंस होना है. जितने भी टीज लगे हुए हैं ये अगर बैलेंस नहीं हो रहे तो ये क्वेश्चन ही नहीं है. टी तो बैलेंस हो जाएंगे. व्हाई देन यू गेट अ सर्टेन प्लस और माइनस साइन हियर? बिकॉज ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है ना, लेंथ की वैल्यूज और ये सारा कुछ. तो समिंग अप ऑल इस सारी गुफ्तगू के बाद जो एक टेक होम पॉइंट है, वन टेक होम पॉइंट दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स इज दिस वन. when you do this kind of a thing, in the end either you'll get plus or minus. इनमें से कोई एक चीज निकलेगी ना, unless you get zero. इसका मतलब है बिल्कुल ये लाइन अगर यहाँ है तो इधर भी ऐसी रहती है. बीच में बेशक हो सकता है ये इसकी वजह से इधर चला जाए और फिर इसकी वजह से वापस इधर आ जाए, बट थिंग इज कि यहाँ पे बराबर हो जाता है काम. ये जीरो है, बट whether it moves like this or it moves like this, तो it will get plus or minus. ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि where it goes, it's simply a matter of reverse साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन जब टी को लेते हैं तो आप ये कट करके फैसला करते थे. किस तरह फैसला करते थे? इसको कट करेंगे तो इस एक ही डायरेक्शन चूंकि ये है तो इसको बैलेंस करने के लिए यूं ऐसे आएगा. पुट योर फिंगर्स अराउंड लाइक दिस, इट गोज इनटू द सिस्टम, तो ये नेगेटिव आएगा. ये आज हम करेंगे आज, ठीक है. इसका फैसला यहाँ नेगेटिव से होगा. आगे इसको कट करेंगे, फिर उंगली की डायरेक्शन, यानी उंगलियां तो आप कर्ल करेंगे और फिर अंगूठे की डायरेक्शन बताएगी माइनस है या प्लस है. ठीक है, ये तो है इनपुट. वंस यू गेट ऑल दीज इनपुट्स डन, फाइनल आंसर या माइनस होगा या प्लस होगा. कोई एक विन करेगा ना, कोई एक विन ओवर कर जाएगा. ठीक है ना, जो विन ओवर करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका फैसला इसी साइन कन्वेंशन के रिवर्स एप्लीकेशन से होगा. कैसे? लेट्स से इट्स सम प्लस थिंग. प्लस है तो इस पॉइंट इसको फिक्स समझें. प्लस का मतलब है आउटसाइड. अभी उल्टा कर रहे हैं. अब पहले आपने उंगलियां कर्ल करके अंगूठे को देखा था वो इनर जा रहा है तो नेगेटिव है, आउटसाइड पे आ रहा है तो प्लस है. अब क्या करेंगे? उल्टा. अब अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में प्लेस करें. ठीक है, अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में प्लस है ना, इसको आउटसाइड रखा, अंगूठे को उसके डायरेक्शन में प्लेस किया तो इट मींस कि ये वाला एरो ठीक नजर आ रहा है. यानी इस इधर ओरिजिनल अगर लाइन ऐसे थी अब ये ऐसे हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन. अच्छा, अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव अंगूठे यानी इसको अंगूठा इसकी डायरेक्शन में, रेड की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट करें. Your fingers will be curling like this now. This means कि ये इधर चला गया. वही साइन कन्वेंशन जो आपने टॉर्क के लिए यूज किया था, अब रिवर्स में उसके लिए यूज करेंगे. ये पॉइंट था विच मे बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको तो एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर ये पता करना पड़े कि किस डायरेक्शन में गया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इट इज द सेम साइन कन्वेंशन. एंड व्हेन यू डू दिस you don't have to worry about any other thing. This is a general method for all problems.
चाहे टॉर्क किसी भी किस्म के हों, चाहे लेंथें इनकी आपस में बराबर हों ना हो, डजंट मैटर, दिस इज अ जनरल प्रोसीजर, सो डोंट वरी अबाउट यूजिंग इट इन एनी क्वेश्चन। ठीक हो गया? ये मेरी थोड़ा सा मेरे जहन में था कि जरूर बताना है आपको, अदरवाइज लास्ट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग इट इन एन इंट्यूटिव वे एंड देन आई सेड कि फायदा कोई नहीं है। इस सवाल में तो वो इंट्यूशन से भी हो जाएगा, बट इन मेनी क्वेश्चंस नहीं होगा, सो डोंट गो फॉर दैट, यूज दिस कन्वेंशन ऑलवेज। ठीक हो गया? अच्छा, नाउ वी स्टार्ट this problem, and this is the only problem we are going to do today. Okay, first of all, read the problem. Design a shaft to support gears A, B, C and D as shown in the figure. अब की पहली बात तो ये है, ये डिजाइन प्रॉब्लम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, ये भी आपको बता दिया गया। ओके, भी देखते हैं। Also, the relative angle of twist between any two gears should not exceed 0.05 radians. रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट किसी भी दो गियर्स के बराबर, यानी ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, इनमें से सब किसी को भी, इन सब को शुड बी लेस देन 0.5 रेडियन। ये हमारा एक क्राइटेरियन 2 है डिजाइन का। डिजाइन में ना क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरियन 1 क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 2। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लें कि इसका जो क्राइटेरियन 1 जो है ना वो स्ट्रेंथ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी आता है। एक तो इसको स्ट्रेंथ वाइज यील्ड नहीं करना चाहिए, नो यील्डिंग, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। दो ही चीजें हैं ना, स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन, डिफ्लेक्शन बेस्ड, स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन, डिफॉर्मेशन बेस्ड डिजाइन। ठीक है, ये क्राइटेरियन 1 है। क्राइटेरियन 2 ये है कि हो सकता है यील्ड ना कर रहा हो, आप ऐसा डिजाइन करें कि यील्ड तो ना कर रहा हो, बट व्हेन यू अप्लाई द लोडिंग, ये जब टॉक्स लगे तो इसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये किसी दो गियर्स के दरमियान भी अगर 0.05 रेडियन से क्रॉस हो जाता है तो अब वी डोंट नो व्हाट दैट रिक्वायरमेंट इज, व्हाई 0.05 इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, पर रियल वर्ल्ड में देयर कैन बी मल्टीपल क्राइटेरिया, सो दीज 2 क्राइटेरिया यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है ना, ये इन दोनों के हिसाब से डिजाइन करना। ठीक हो गया? किसी एक के हिसाब से कर लें, दूसरा फेल हो जाए, इट हैज फेल्ड, नॉट गुड इनफ। ओके, नाउ लुक एट दिस, आगे डिटेल्स हैं। Gear B supplies 15 kilowatt of power. While AS, ये जो supplies का वर्ड है ना, it means कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और gear लगा होगा और इसके साथ कोई मोटर या कोई चीज लगी होगी। सप्लाई का वर्ड है ना, इसको बेसिकली फीड हो रहा है पावर B को। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना बात, सप्लाई का मतलब ये। अच्छा, while gear A, C and D withdraw 6 kilowatt, 4 kilowatt and 5 kilowatt respectively. ठीक, ये 15 किलोवाट इसमें इनपुट हो रहा है। ठीक है, और ये आउट, ये आउट। अच्छा, इसको मैं अगर फिजिकली एक को ड्रॉ कर देता हूँ, बाकियों को नहीं करता, इधर एक और गियर लगा हुआ है और इससे आगे फॉर एग्जांपल जनरेटर लगा हुआ है। मतलब होता है ना, आपने, ये ज़रा अच्छी एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे अगर मैं इंजन लगा दूँ, ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है बजाय मोटर लगाने के। इंजन गाड़ी में ऐसे ही होता है, गाड़ी में एक इंजन है, इंजन जो है पावर जनरेट कर रहा है, वो एक शाफ्ट को पावर देता है। अब उस शाफ्ट से आगे आपने एक और शाफ्ट चला के उस पर जनरेटर, गाड़ी आप जब भी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चार्ज करती है ना बैटरी को, तो ये जनरेटर को पावर चाहिए ना, तो वो उसी में से पावर निकाल लेता है। अच्छा, हो सकता है ये और ये, लेट से ये व्हील्स को जा रहा हो, व्हील्स को भी तो आपने देना पावर। ठीक है, अच्छा, ये हो सकता है एयर कंडीशनर को जा रहा हो, समझ गए ना? तो जब, आई डोंट नो, ये माय स्पेकुलेशन, बट द पॉइंट इज बी में पावर इनपुट हो रही है फ्रॉम सम पावर सोर्स, एंड ए, सी एंड डी दे आर विथड्रॉइंग पावर। इट मीन्स कि ये आगे किसी को पावर दे रहे हैं, एक में टॉर्क इनपुट हो रहा है, 3 में टॉर्क बाहर निकल रहा है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको क्लटर को खत्म कर दूं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, वी डोंट नीड दिस, ऑल दिस क्लटर हियर।
एंड पॉइंट, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। वो तो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है ना, इसकी आप नोट कीजिए, इसकी डायरेक्शन देखें, ये इनपुट है, इन तीनों की जो आउटपुट है इनकी डायरेक्शन देखें ये, ठीक है ना। हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि आपका इनपुट और आउटपुट अल्टीमेटली बैलेंस होना है ना। टॉर्क इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क इन दैट डायरेक्शन, अदरवाइज क्या होगा, अनबैलेंस टॉर्क बच जाएगा। तो अनबैलेंस टॉर्क का तो मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, ये फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा ही नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर। The moment we say that something is rotating at a uniform velocity, एक खास वेलोसिटी पे चलता जा रहा है कांस्टेंट, इट मींस कि जो इनपुट टॉर्क है और जो आउटपुट टॉर्क्स हैं वो इक्वल है, अदरवाइज तो फिर क्या होगा, स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज नॉट हैपनिंग, नो सस्टेनेबल सिस्टम इज लाइक दैट कि चलता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लोगों के जहन में आया होगा कि भाई जब एक चीज़ स्टार्ट होती है उस वक्त तो कांस्टेंट नहीं होता ना, बिल्कुल ठीक है। जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्टिंग से लेके कांस्टेंट स्पीड तक आने तक तो वाकई ट्रांजिएंट सिस्टम है, आई एग्री, उसमें अनबैलेंस्ड टॉर्क होता है। आप समझिए कि उसका जो आउटपुट है वो कम होता है, इनपुट ज़्यादा होता है, लेकिन यही तो वजह है, इनपुट टॉर्क इज मोर देन द आउटपुट टॉर्क, इट मीन्स देयर इज एन अनबैलेंस्ड टॉर्क, सो इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आउटपुट इनपुट इक्वल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो मूव भी कर रहा है, घूम भी रहा है, सारा कुछ है, वो अपना काम भी कर रहा है, वो एयर कंडीशनर को चला भी रहा है, वो व्हील्स को भी घुमा रहा है, वो जनरेटर को चार्ज भी कर रहा है, और इंजन से थ्रू आउट इनपुट भी ले रहा है, बट the fact that it is moving on at a constant angular velocity, it tells you one thing, and that thing is whatever the torque is input to the system is equal to the torque that is output to the system, and वो सारे एंगल ऑफ ट्विस्ट और वो स्ट्रेसेस वो सारे इसमें उसी तरह पैदा हो रहे हैं जिस तरह आप एक टॉर्क को एक फिक्स कर दें एक जगह पे और दूसरी तरफ से उसको घुमाना शुरू कर दें, दायरा वो एक खास लेवल पे घूमेगा, बस फिर रुक जाएगा ना, तो उसमें एक टॉर्क आ जाएगा। ये स्टैटिक नहीं है, constantly rotating, but इसमें वही एंगल ऑफ ट्विस्ट वो सारे आ गए हुए, ठीक है ना। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे हैव गिवन अस आरपीएम, ये तो बहुत जरूरी है आरपीएम। आरपीएम अगर हमें ये आरपीएम नहीं बताता, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इट डजंट टेल अस अबाउट दिस आरपीएम, देन वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर बिकॉज ऑल आवर एनालिसिस is based on torques, TL over JG, वो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसमें P नहीं आता, कहीं पावर नहीं है उसमें, T रो ओवर J या TC over J for stress it contains T, no P, so we are paralyzed without torque। बट आपको तो जाहिर है, मैंने जिस तरह कल भी बात की थी परसों कल कि मोटर आप लेने जाते हैं कितने हॉर्स पावर की है, टॉक अबाउट पावर, राइट। सो यहां आपको उसने पावर बताई है, इनपुट भी और आउटपुट भी, स्पीड जब तक नहीं देगा तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना, ये तो चीज हो जाएगी। लेट्स डू इट, yesterday we studied, let's do it step by step and there are some things which we still have to see। सबसे पहले angular velocity is 600 into 2 pi over 60, y again rpm में है ना, rpm रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये 60 पर सेकंड में कन्वर्ट करता है और ये 2 पाई इसको रेडियंस में कन्वर्ट करता है। रेडियन क्या है, रेडियन इज बेसिकली डायमेंशनलेस यूनिट ऑफ रोटेशन, यानी रेवोल्यूशन तो है ना, पूरी रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, 360 है ना, 360 डिग्रीज है, वी डोंट नीड डिग्रीज बिकॉज वी नीड रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा मस्ट बी इन रेडियन पर सेकंड, सो 2 पाई over 60, इसको कैलकुलेट करें, if you do it, it is 62.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक हो गया, क्लियर है ना ये बात। अच्छा, अब TA क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, यानी आप T is equal to P over ओमेगा, ये फॉर्मूला, और इन अदर वर्ड्स P is equal to T ओमेगा, यही था ना, ये कल हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। तो अब जाहिर है इसमें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, सो कैलकुलेट ऑल द टॉर्क्स एट ऑल द पॉइंट, हमें तो बेसिकली टॉर्क्स चाहिए ना, सो we are talking about 600 into 10 raised to power 3 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय अभी हमने 62.8 कैलकुलेट किया, ठीक है ना, तो ये 95.5
न्यूटन मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो वी कैन कैलकुलेट टी बी, टी सी एंड टी डी, ठीक है ना। सिर्फ पावर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द आंसर। सर ये जो ऊपर W निकाला है ये वर्क है? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। सर ये जो ऊपर रिलेशन पड़ा था P = TW, ये तो ये नहीं था पावर और वर्क? दोबारा सुन लें, टी डब्ल्यू नहीं है, टी ओमेगा है, और ये पावर जो है ये वॉट्स में है। वॉट्स क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकंड। पता आपको, न्यूटन मीटर है टॉर्क, ठीक है। तो ये 1/सेकंड ही हो सकता है ना। 1/सेकंड मींस रेडियंस पर सेकंड की बात, रेडियन डायमेंशनलेस यूनिट है। तो इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं हो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये W इज एंगुलर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी तो आरपीएम भी है, रेवोल्यूशन पर मिनट। वी डोंट नीड रेवोल्यूशन, वी डोंट नीड डिग्रीज पर मिनट, वी डोंट नीड डिग्रीज पर सेकंड, वी नीड रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई 2 पाई केम देयर, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लियर रहिए, ठीक हो गया। फाइनली TD इज इक्वल टू 79.6। इसको प्लीज चेक कीजिएगा। ये आपने सिर्फ ये किया कि पावर को 600 गिवन था ना, मैं आपको बताया था। देखिए मैं फिर ये पॉइंट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर आप मोटर खरीद के लाए कहीं से, बाजार से, उसकी एक पावर है, ठीक है। उसको, उस पावर को आप एक्सीड नहीं कर सकते। आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि आप उस मोटर को स्लो स्पीड पे चला लें। स्लो स्पीड कैसे चलाएंगे वो मैं बताऊंगा। वो आप गियर रेशियो वगैरह यूज करके ना आप उसको कम स्पीड पे चला। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। आप गियर हेड एक चीज मिलती है, ठीक है। उसके अंदर गियर जिस तरह लगे होते हैं, वो एक बिल्कुल एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सी चीज है, वो मोटर के ऊपर ही फिट हो जाती है। व्हाट इट डज इज इट डिक्रीजेस द रेवोल्यूशंस पर मिनट ऑफ द मोटर। जब आप ये करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला ये कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या है कि पावर तो एक फिक्स चीज होगी ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। आमतौर पे यू डोंट इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, पहले ही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपने जब उसको यूज करना है फॉर एनी एप्लीकेशन, आमतौर पर उतनी स्पीड आपको नहीं चाहिए होती, आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो व्हाट यू डू इज आप उसको स्पीड जो है उसकी डिक्रीज कर देते हैं। जब स्पीड डिक्रीज करते हैं, एक तो ना उसकी मोटर को आपने ऑन किया, उसकी एक ओरिजिनल वेलोसिटी है, उस पर चल रहा है, उसकी एक टॉर्क भी होगी, जाहिर है रेटिंग टॉर्क है। आप इस वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो टॉर्क कम हो जाएगी, वेलोसिटी को कम करेंगे तो टॉर्क ज्यादा होगी। तो यू कैन प्ले अराउंड विद दैट, ठीक है। तो ऑल वी हैव डन हियर इज वी वर गिवन एंगुलर, बेसिकली तो आरपीएम में गिवन था, हमने उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। यूजिंग दैट हमने हर गियर व्हील के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, जबकि हमें गिवन वॉट्स था, क्योंकि वॉट्स हमें डायरेक्टली टॉर्जन में काम नहीं आता, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। डिजाइन करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, डिजाइन। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है, जाहिर है डिजाइन तो मैक्सिमम टाउ मैक्स TC/J, यही है ना, यही फॉर्मूला था, याद करें, ठीक है। अच्छा, अब एक इशू बनेगा, दैट इशू इज व्हाट इज टाउ मैक्स एंड व्हाट इज T। कौन बताएगा जी ये क्या चीजें हैं? अगर ये एनालिसिस प्रॉब्लम होता तो कोई इशू नहीं था, इसका T कैलकुलेट कर लेते। T भी मैक्स, क्यों? T इसमें एक T नहीं है। लेट्स कैलकुलेट दिस, करके देखते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे कट करें तो ये आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है 95.5 न्यूटन मीटर, ये भी कैलकुलेट किया ना। अच्छा, उसके बाद B जो है वो आता है 238.85 न्यूटन मीटर। C कैलकुलेट हमने किया अभी 63.69 न्यूटन मीटर, और D अपने अभी कैलकुलेट किया था 79.6 न्यूटन। ठीक है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आप टॉर्क डायग्राम बनाएं, इसमें से मैक्सिमम टॉर्क कहाँ, किस रीजन में होगा अभी देख लेते हैं। व्हेन यू कट इट हेयर तो क्या होगा, मैं सिर्फ एक का डायग्राम बनाऊंगा, बाकी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये ऐसे 95.5 आ रहा है। टू बैलेंस दिस 95.5 आना ही चाहिए,
बैलेंस करना ना, टॉप मस्ट बी इक्वल, हर पॉइंट पे इक्वल होता है। इसको कर्ल करें अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रेड के साथ, तो इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली माइनस, क्योंकि ये अंगूठा आपका अंदर जाएगा जब आप इसको कर्ल करें, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसके साथ मैं माइनस का साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली जब मैं इस तरह लिखूँ इसको ए बी सी डी कहूँ तो टी ए बी विल बी -95, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसको कट करें जरा, बी सी की बात कर रहे हैं, बी सी को कट करेंगे तो 95.5 इस डायरेक्शन में है, 238 इस, ऑब्वियसली 238 इज बिगर, इसका मतलब है कि नेट जो है वो उस साइड पर होगा, नेट 238 - 95.5, ठीक है। तो ये बेसिकली, यानी अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं 95.5 और ये 238.85, और आगे भी तो निकल रहा है, यहाँ पे कट किया। अब जाहिर है इसको बैलेंस करने के लिए ये ब्लू में बनाता हूँ, ये आएगा, इसके साथ अगर आप उंगलियां रखेंगे अपनी तो ये आउटसाइड निकल रहा है, तो ये प्लस होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं टी बी सी कह दूँ तो आप लिखें, यानी इसको क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, अब ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली टी बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 143.45, और ये प्लस में होगी, समझिए ना, प्लस क्यों होगी, बिकॉज नेट इफेक्ट इज दिस ब्लू, कर्ल योर फिंगर्स along the blue and your thumb will point out of the section, ठीक हो गया ना, तो ये भी हो गया। अब फाइनली एक सेक्शन रह गया सी डी। सी डी के बारे में बहुत आसान है कि बजाय मैं इतना लंबा उसको काट, मतलब मैं इसको भी इंक्लूड करूं, इसको भी इंक्लूड करूं, इसको भी इंक्लूड करूं, यहाँ कट करूं, उससे अच्छा यहाँ कट करके व्हाई नॉट थ्रो एवरीथिंग अवे, कीप द सेक्शन विच इज ऑन द डाउन साइड, इस साइड पे जो है, इधर क्यों ना कट कर, मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, बात तो एक ही है, डजंट मैटर, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे आएगा, ठीक है ना, और इसकी 79.6 न्यूटन मीटर इसकी, तो ये भी 79.6 ही होगा जाहिर है, बट यू कर्ल योर फिंगर्स along the red curve and your thumb points outside the section, तो ये भी प्लस है, इसका मतलब है टी सी डी इज ऑल्सो प्लस 79.6, क्लियर हो गया ना ये बात, आसान है ना, ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सो व्हाट यू गेट इज दिस बेसिकली, अब मैं इसको टॉक डायग्राम अगर बनाऊं, देन ए बी सी डी, फ्रॉम ए टू बी -95.5, अभी मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, बी टू सी ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है ठीक है, 143.45 न्यूटन मीटर, और फिर सी टू डी अभी हमने 79.6, ठीक है। अच्छा, अब टी मैक्स इसमें से कौन सा, जाहिर है इसमें तीनों में टॉक डिफरेंट है ना, इसमें टॉक इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो टी मैक्स तो जाहिर है टी बी सी है ना, दिस 143 इज द लार्जेस्ट टॉक, वी कैन नॉट डिजाइन समथिंग ऑन द बेस ऑफ 79.6, ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर सकते ना। इसी तरह वी कैन नॉट डिजाइन समथिंग ऑन द बेस ऑफ 90, तो कम है ना, वी हैव टू डिजाइन फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, सब, वरना क्या होगा, बीसी के दरमियान फेल हो जाएगा। अगर इफ आई डिजाइन समथिंग ऑन द बेस ऑफ 95.5, तो ए बी और सी डी सेक्शन तो सेफ है बिकॉज दे आर लोअर देन दैट, बट 143 है, वहां फेल हो जाएगा, सो कैन नॉट डू इट, राइट। तो अब ये बात तो क्लियर होगी कि टी मैक्स 143.4, राइट। तो अपने फार्मूला में आ जाए, ये देखिए, इसमें तो हम वैल्यूज पुट करेंगे 143.45 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू डिजाइन द शाफ्ट। डिजाइन में क्या होता है, एक तो हमें डायमीटर चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर तो नहीं गिवन, ये है ही डिजाइन क्वेश्चन, डिजाइन क्वेश्चन में डायमीटर दे देगा तो डिजाइन में बचेगा क्या, डिजाइन तो होता ही है कि आपको मटेरियल क्या है और डायमीटर क्या है, यही तो डिजाइन है।
अगर वो बता दे आपको तो फिर तो एनालिसिस का क्वेश्चन हो जाएगा ना कि भाई ये डिजाइन हो गया है, ये मटेरियल है, ये डायमीटर है, तो आप बताइए स्ट्रेस से एक्सीड करता है नहीं करता। ये तो फिर एनालिसिस का क्वेश्चन है, इट्स नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद डिजाइन। दैट डिजाइन में तो मसला ही कैलकुलेट करना है डायमीटर या रेडियस, राइट। तो ये तो कैलकुलेट नहीं होगा भाई, ये तो कैलकुलेट करना है, ये तो वी हैव टू कैलकुलेट। और अगर ये कैलकुलेट करना है सी, तो याद करिए ये सॉलिड शाफ्ट है, तो जाहिर है जब ये सी नहीं पता तो फिर ये जे भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यही तो मालूम करना है, सी रेडियस मालूम हो जाए, वी कैन नो द डायमीटर ऑफ द सेट, ठीक है, हो जाएगा, वी कैन कैलकुलेट। बट द थिंग इज व्हाट अबाउट टॉ मैक्स, यानी ये कितना शियर स्ट्रेस है जितना हम दे सकते हैं, आप नोट करें वो भी गिवन नहीं है आपको। एनालिसिस वाले क्वेश्चन में ये गिवन होता था, गिवन क्या होता था इसमें, तो टॉल तो कैलकुलेट करते, शियर स्ट्रेस तो कैलकुलेट करते थे, गिवन नहीं होता था, वही तो कैलकुलेट करते थे कि भाई इतना स्ट्रेस आ रहा है, अच्छा ये सेफ है कि नहीं सेफ, क्योंकि उसमें डायमेंशंस गिवन थी, मटेरियल गिवन था, स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते थे, फिर फैसला कर लेते थे कि ये सेफ है कि नहीं सेफ। इधर तो उल्टा काम है ना, इधर यू हैव टू पुट इन सम वैल्यू, जाहिर है मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल से आएगी, कौन सा मटेरियल कितना ले सकता है, उसके लिए आपको मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीराइट दिस इन द फॉर्म ऑफ T max C over pi by 2 C power 4, C से कट जाएगा, ठीक है। तो C की पावर 3 will then turn out to be 2T max over pi tau max, ये आपका बेसिकली C इससे कैलकुलेट होगा, रेडियस, राइट। अच्छा अब आ जाए जरा टॉ, टॉ कितना देना है आपने, सिस्टम कितना दे सकते हैं, यानी एक सिस्टम कितना टॉ, कितना शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है। ऑब्वियसली इट विल कम फ्रॉम मटेरियल प्रॉपर्टी। एक मटेरियल, मैं एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगा दूं जिसमें शियर स्ट्रेस ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है तो वो ज़्यादा टॉ ले लेगा, मैं अगर कम वीक मटेरियल लगाऊंगा वो टॉ कम लेगा, ठीक है ना। तो जाहिर है अगर वीक मटेरियल लगाऊंगा इधर डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कम होगी तो सी बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बड़ा शाफ्ट चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्गर मटेरियल लगा लूंगा तो टी मैक्स टॉ मैक्स ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में है तो सी आपका कम हो जाएगा, ठीक है, मेक सेंस, राइट। अब आ जाए असल बात कि हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या पुट करें, अभी देख लेते हैं। दोबारा क्वेश्चन पे वापस आए, उसने कहा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 यूज़ करें एंड डिज़ाइन द शाफ्ट। डिज़ाइन का मतलब क्या है, मटेरियल सेलेक्ट करें, डायमीटर बताइए, ठीक है। तो अब मटेरियल तो हज़ारों दुनिया में हो सकते हैं, ठीक है ना। वी आर जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, लेट अस से जो एक बड़ा स्टैंडर्ड सा AISI एक स्टैंडर्ड सा स्टील है जो आम एप्लीकेशंस के लिए 1020, ठीक है। ये बड़ा ही सस्ते वाला स्टील, जनरल पर्पस स्टील, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है लेकिन जनरल पर्पस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा एज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, टेक एनी मटेरियल, ये इसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बात, वो ये कि डिज़ाइन प्रॉब्लम का कोई एक आंसर नहीं होता। ये असल पॉइंट जो आज आप समझ लें तो आई विल बी हैप्पी। एनालिसिस प्रॉब्लम का एक आंसर होता है, मैं भी समझाता हूँ। एनालिसिस प्रॉब्लम में पीपल टेल यू व्हाट द मटेरियल इज, व्हाट द डायमीटर इज, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, यू जस्ट कैलकुलेट द स्ट्रेस, वो स्ट्रेस एक ही वैल्यू आएगी बिकॉज यू नो एवरीथिंग एल्स। डिज़ाइन प्रॉब्लम का तो एक आंसर नहीं आता। अगर मैं AISI 1020 लूँगा तो उसका शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है वो कुछ और होगा। मैं अगर कोई और मटेरियल ले लूँ, एल्युमिनियम भी ले सकता हूँ, जाहिर है वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसका जाहिर है डायमीटर कुछ और आएगा। अभी मैंने आपको बताया इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। टी बैक्स तो हम देख चुके हैं 143, वो तो फिक्स है, पाई फिक्स है, 2 फिक्स है। द ओनली थिंग दिस रेडियस डिपेंड्स ऑन इज हाउ स्ट्रॉन्ग अ मटेरियल वी आर यूजिंग। तो यहाँ पे एक साहब एल्युमिनियम का कोई ग्रेड लगाते हैं और एक AISI 1020 लगाता है तो उसके डायमीटर डिफरेंट आएंगे ना। तो क्या कहेंगे आप, इज वन ऑफ देम करेक्ट, द अदर इज नहीं, बोथ आर करेक्ट आंसर। डिजाइन में देयर कैन बी मेनी करेक्ट आंसर्स, क्लियर है ना ये बात। तो हम अभी फिलहाल एल्युमिनियम की तरफ नहीं जाते, ऑल्दो एल्युमिनियम से भी डिजाइन कर सकते हैं, बट इस पे जाते, जब इस पे जाएंगे तो हम कोई ना कोई हैंडबुक देखेंगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। ये हमें कोई हैंडबुक देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जब उसकी हैंडबुक हम देखेंगे
तो वी विल रियलाइज कि इसकी हमें प्रॉपर्टीज हैंडबुक में मिल जाएंगी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हैंडबुक किस फॉर्म में आपको मिलेगी, दैट इज नॉट द पॉइंट एक्चुअली है, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपको हैंडबुक नहीं देंगे तो हम आपको इस तरह के सवाल भी नहीं देंगे, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड में तो हैंडबुक आपके पास होती है ना, तो आपने लेट से AISE 1020 चूज किया, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ 290, लेट्स कॉल इट 300 MPa, ठीक है। मॉड्यूलर एसिडिटी तो आपको पता है, देखने की भी जरूरत नहीं होती, 200 GPa तो पता ही है, ठीक है ना। और जो इसका ये यंग मॉड्यूलस है और जो शेयर मॉड्यूलस है वो 75 GPa, ये उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। आई विल लीव इट टू यू टू रिवाइज। जी न्यू, ये तीन चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपस में। इसको अगर 0.3 कह दें, इसको 200 कह दें, तो ये ऑटोमेटिक, मैंने आपको बताया कोई एक बस याद कर लें, बाकी सारे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस, राइट। अच्छा, अब यील्ड स्ट्रेंथ 300 मेगाहर्ट्ज ये हमने पढ़ ली। अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट AISI 1020, दिस इज जस्ट वन चॉइस। एल्युमिनियम का मैं डेटा उठा के लाऊंगा तो उसके कुछ और होगी, फिर उसके और डिजाइन बनेगा, बोथ डिजाइंस आर करेक्ट अनलेस देयर इज सम अदर कंसीडरेशन। फॉर एग्जांपल कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए, एल्युमिनियम सस्ता है वो महंगा है, वो एक अलग चीज़ है। फिर हम फिर एक अच्छा डिजाइन हो सकता है, देन वी कैन से कि भाई तो आपने डिजाइन किया वो भी ठीक है स्ट्रेंथ वाइज, आपने डिजाइन किया वो भी ठीक है स्ट्रेंथ वाइज, बट चूंकि आपका डिजाइन महंगा है आपका सस्ता है तो दिस इज बेटर, मतलब ये एक चीज़। फिर हो सकता है कि फटीग वगैरह की जब बात आएगी तो एक मटेरियल जो है वो फटीग में स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। या कहीं ऐसा हो सकता है कि रस्ट वाला एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। सो स्टेनलेस स्टील इज अ बेटर मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑक्सीडेशन, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल। तो फिर आप कहेंगे भाई दोनों ने स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ठीक की, बट एक का जो है वो तो जंग लग के खराब हो जाएगा, एक का नहीं होगा, तो ये दिस इज बेटर। फिर वो एक और कंसिडरेशन आएगी तो बताएगी कौन सा बेहतर। अदरवाइज सिर्फ हमें स्ट्रेंथ और एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया तो हम कोई भी मटेरियल लेके कोई भी कर लें, ठीक क्लियर है ना बात। सो इसमें राइट और रॉन्ग नहीं आंसर होगा, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि वॉट एवर यू आर डूइंग शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यील्ड स्ट्रेंथ ये आ गया, तो ज़ाहिर हम यील्ड नहीं होना देना चाहते मटेरियल को, ठीक है ना। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेंथ तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, हमें तो यील्ड चाहिए शियर में। फिनोमेना क्या है, दिस फिनोमेना इज शियर, टॉर्जन में शियर होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये यील्ड स्ट्रेंथ ये टेंसाइल टेस्ट से आया है, इसको खींचा था आपने, ये आपने टेंसाइल टेस्ट किया था। शियर टेस्ट मैंने आपको बताया था, वो एक थिन ट्यूब को लेके उसको घुमाते हैं, उसको टॉप देते हैं, और वो आप करेंगे अपने सेकंड ईयर में, सॉरी सेकंड कोर्स में, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कैलकुलेट करेंगे आप ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो हमें ये टॉ यील्ड चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इसको टॉ यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक बात याद रख लें, वो ये है कि ये भी अभी जब आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब समझ आएगी, और जब आप सेकंड कोर्स करेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स तब आपको पता चलेगा देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल एंड यील्ड स्ट्रेंथ शियर, एक रिलेशनशिप है, अभी आपको नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज yield strength in shear is yield strength normal divided by 2। इसकी एक वजह है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पूरा आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, बट रिजल्ट इसका बड़ा सादा है, हाफ कर दो सिंपल। और ये हमारा कन्वीनियंस नहीं है, दिस इज हाउ इट इज मैथमेटिकली, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, करेंगे अगले कोर्स में, ठीक है। तो जब आपने 300 MPa यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू देखी थी, तो एक्चुअली शियर में उसकी वैल्यू सिंपली 150 MPa, ठीक है। एक ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट बीइंग, अब आप कहेंगे 150 यूज कर लो इधर, ये आप कहेंगे ना, यहाँ टॉम एक्सी का 150 पुट कर दो, यस, बट लेट अस वेट अ बिट। उसने कहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का लगाओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का लगाओ, क्यों?
ये 150 MPa जो shear स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है ना, यील्ड के वक्त shear कितना होता है, ये एक एवरेज वैल्यू है। दुनिया की कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती। यू मेक 1000 सैंपल्स, यू ट्राई एंड अप्लाई टॉप ऑन देम, वो यील्ड करेंगे, तो वो जब यील्ड करेंगे तो उस पर shear स्ट्रेस जो होगा या shear स्ट्रेंथ उनकी यील्ड के वक्त वो 150 एवरेज वैल्यू देगी। कुछ 151 पे जाएंगे, कुछ 149 पे जाएंगे, कुछ 152 पे जाएंगे, कुछ 148 पे, एक नॉर्मल कर्व बनता है। दिस इज द वेरिएशन एंड दिस इज द एवरेज वैल्यू 150। इधर भी तो वैल्यूज हैं, इधर भी तो वैल्यू, जिन सबका एवरेज आप ये बना रहे हैं। ये तो नहीं कि हर शाफ्ट जो है वो बिल्कुल 150 पे यील्ड करेगा, ये कैसे हो सकता है? बीच में फ्लॉज होते हैं, किसी में कोई अच्छा बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है, प्रोसेसिंग के मसले हैं, कुछ स्क्रैच लग जाते हैं, देयर सो मेनी वेरिएशंस, नो टू थिंग्स आर अलाइक। सो अगर आप 150 के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो ये सारे स्ट्रेंथ की वैल्यूज है ना, ये तो ओके हैं, ये तो दे आर स्ट्रॉन्गर। इनका क्या बनेगा जो वीकर है? इसका मतलब है कि 50% तो आपके हो सकता है फेल हो जाए अगर आप पूरा 150 पे डिजाइन करेंगे, तो नहीं कर सकते। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसने कह दिया आप 2 का लगाओ, ठीक है ना? जब 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे तो एक्चुअली हम इसके बारे में हम यूज क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी टॉ मैक्स ओवर टॉ अलाउएबल, एक वर्ड आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? अलाउएबल वो है, ये तो उसका एक्सट्रीम वैल्यू है ना, जिस पे इसने, हम उसको थोड़ा सा क्वेश्चन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करें तो टॉ अलाउएबल विल बिकम टॉ मैक्स और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि बेसिकली 150 तो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, जिस पे हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 75 MPa हम अप्लाई करना चाहते हैं। 75 हम इसको डिजाइन करेंगे कि 75 से ऊपर अप्लाई ना हो उस पर, ताकि वो जो वीकर मटेरियल्स है ना, जो इस ये भी चल जाएंगे। 75 तो यहाँ है ना कहीं, तो हमने ये बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इसको 2 से डिवाइड करके, तो दिस 75 इज द वैल्यू दैट वी मस्ट यूज इन दिस इक्वेशन, यानी कि सी क्यूब विल देन बिकम 2, टी मैक्स तो 143.45, ये तो हमने टॉप डायग्राम से मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, ओवर पाई तो पाई है, और ये टॉ मैक्स की जगह एक्चुअली हम टॉ अलाउएबल यूज करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड दैट इज 75। और जब हम ये करेंगे तो देन सी क्यूब और फिर सी कैलकुलेट करेंगे तो ये 10.67 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें इसको, ठीक। और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हमने मालूम करना था 21.35 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि इस पर एक वाला पार्ट रह गया, वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला, वो भी हमने आधा डिज़ाइन किया, ठीक है। आई स्टॉप इट हेयर बिकॉज थोड़ा सा टाइम का मसला है मुझे लगता है, बट अभी देखते हैं। बट माय पॉइंट हेयर इज, क्या दुनिया में आपको 21.35 मिलीमीटर का शाफ्ट मिलेगा कोई? ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू से? नहीं सर, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना? हाँ जी हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि होता क्या है, आप इमेजिन करें कि आपने कैलकुलेशन की और अच्छा, इसको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 143 न्यूटन मीटर था ना, याद करें न्यूटन मीटर था, इसको 10⁻³ मैं करूंगा ताकि ये न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तब मुझे आंसर इसमें मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 75 MPa है, MPa का मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये तो मिलीमीटर में था, पाई तो खैर कोई यूनिट नहीं है, 2 का भी कोई यूनिट नहीं है, ये न्यूटन मीटर में था, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर न्यूटन मीटर है, नीचे न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर है, MPa इज न्यूटन पर स्क्वायर, तो यहाँ मैंने कन्वर्ट किया इसको, इसीलिए तो आंसर मेरा मिलीमीटर में आया, राइट। नाउ आप इमेजिन करें आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया सी क्यूब, फिर उसका क्यूब रूट लिया 10.6 आना, 2 से मल्टीप्लाई किया 21.35, इस तरह के क्वेश्चन आंसर निकलते रहते हैं हमारे, 25.34, 1.75। क्या ये जो मैन्युफैक्चरर है, क्या ये हर दुनिया का हर डायमीटर का शाफ्ट बनाते हैं? नहीं, तो पागल हो जाएंगे। ये स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं।
आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो क्या आप 21.35 का भी बनाएंगे, 21.36 का भी बनाएंगे, 25.38 नहीं, आप एक 20 का बनाएंगे, एक 25 का शायद बनाएं, एक 22 का हो सकता है बना लें। इसके लिए आपको फिर मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग को देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से अवेलेबल है। देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि 25 का अवेलेबल है, लेके उस पे से रगड़वा दें लेथ मशीन में चढ़ा के उसको, लेकिन उसमें कॉस्ट लगेगी ना। व्हाई स्पेंड सो मच मनी टू रिड्यूस द, और क्या फर्क पड़ता है उससे, 25 भी ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज योर आंसर, बट देन यू लुक एट द कैटलॉग, जो आपका प्रोवाइडर है उससे वो हो सकता है वो कहें भाई 22 का अवेलेबल है तो यस वेल एंड गुड, लेकिन अगर 22 नहीं है और 25 है तो नेक्स्ट एक 20 है और फिर एक 25 है, देन यू विल नॉट गो फॉर 20, यू गो फॉर 25। तो उसका क्या इफेक्ट क्या होगा? इन इफेक्ट वेक्टर सेफ्टी जो 2 के हिसाब से तो 21.35 आंसर आता है, लेकिन जब आप 25 का शार्प लगा देंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली वो रियल जो डिजाइन फैक्टर है ना वो फिर 2 नहीं रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इट्स ओके, पॉजिटिव, मतलब आप सेफ्टी की तरफ ही गए हैं ना, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये हमारा एक अभी पार्ट हुआ है, और वो पार्ट ये है कि हमने ये इंश्योर किया है कि हम अगर एक खास मटेरियल यूज करें AISI 1020 और 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएं तो हमारे पास डायमीटर होना चाहिए बेसिकली 21.35 मिलीमीटर मिनिमम। जाहिर है एक्चुअली हम इससे थोड़ा बड़ा ही यूज करेंगे, ये हमारा है एक पार्ट, ठीक है। अब माय क्वेश्चन टू यू इज कैन यू गिव मी 5 मोर मिनट्स, या आप चाहेंगे हम कल ही करें इसको? वैसे तो आपका टाइम एक्सीड हो गया है, बट इज इट ओके इफ वी टेक 5 मिनट्स और यू प्रेफर कि हम कल कर लें इसका दूसरा पार्ट, यानी कि हमने अभी फैक्टर ऑफ वो एंगल ऑफ ट्विस्ट को अभी नहीं देखा ना, उसकी भी एक शर्त है कि 0.505 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, बगैर शर्माए बताइए विच वन? चलें ओके डन, कल हाँ कल हमारी क्लास है ना, इसको हम ये बात याद रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका हमने एक पार्ट कर, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ एक बस सवाल मैं आप चाहता हूँ आप रात को सोचें इसके बारे में, ठीक है ना। आप कहेंगे यार रात को ये कुछ सोचने वाली बातें हैं, लेकिन बहरहाल लेट्स से एंगल ऑफ ट्विस्ट के हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा जो मैं कल करूंगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट के हिसाब से आंसर हमारा आ जाए, यानी 21.35 इंश्योर करेगा कि हमारा जो स्ट्रेस है ना वो ओके होगा, स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई खतरा नहीं, यील्ड नहीं करेगा। और एंगल ऑफ ट्विस्ट की शर्त थी कि 0.05 रेडियंस नहीं आना चाहिए किसी भी दो गेट्स के दरमियान। तो इस शर्त को मैं पूरा करने के लिए जो मैं डायमीटर रखूंगा उसकी वैल्यू लेट से 24 मिलीमीटर आ जाए, लेट से। एक क्राइटेरिया कहता है कि 24 मिलीमीटर एंड अबव इज ओके, एक क्राइटेरिया कहता है 21.35 मिलीमीटर एंड अबव इज ओके फॉर एग्जांपल। तो एक्चुअल मुझे इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, बस इसका जवाब दे दें। अभी दे दें जी अभी दे सर, दें। ये रात को सोच लिया 24 वाला सर। हाँ वैसे रात को भी सोचिएगा, लेकिन इसका जवाब 24 ही है। यानी एक क्राइटेरिया ये कहता है कि 24 से ऊपर अगर होगा ना तो एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला हमने मामला सेव कर लिया है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि स्ट्रेस के क्राइटेरिया को सेव करने के लिए 21.35 से ऊपर ठीक है। तो अब आप खुद सोचें, अगर 21.35 यूज़ करेंगे तो स्ट्रेस तो सेफ है, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेफ नहीं है, और अगर 24 यूज़ करेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी सेफ है और स्ट्रेस भी सेफ है, राइट। तो ज़ाहिर है बड़े वाला लेंगे, ये बात क्लियर है ना, ये बात ठीक है ना। ये तो इस पे मैं इस पॉइंट पे मैं आप चाहता हूँ कि अब अगर किसी को डाउट है तो वो सोचे कि क्यों बड़े वाला लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों में छोटे वाली भी चीज़ लेते हैं, बट यहाँ डिज़ाइन प्रॉब्लम है, यहाँ डिज़ाइन प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने जो बड़े वाला वैल्यू आ रही है। तो अभी हमने ये इसको नाउ फॉरगेट अबाउट इट, ये 24 आया नहीं है अभी हम करेंगे। But the thing is, whatever the answer comes, we have to take the bigger of the two values, because bigger of the two values will ensure that it will be safe on both counts. ठीक है जी, मेरी तरफ से आज इतना ही है। कल हम इस क्वेश्चन को यहीं से शुरू करके और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी।